Assalamu alaikum. Good morning to all. वालेकुम अस्सलाम ज़ुनैरा एंड मारिया। वालेकुम अस्सलाम सना। बेटा सबसे पहले मुझे ये बताइए मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? बेटा जी बताइएगा, एम आई ऑडिबल? इज़ माई वॉइस क्लियर? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सना, समर, मारिया, जॉन जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम नफीसा। ओके, थैंक यू। चलें जी, मैं लेक्चर अपलोड करने लगी हूँ। आई विल नॉट वेट फॉर एनी वन। जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है, मीनवाइल जो स्टूडेंट्स आ सकते हैं वो आ जाएं, आप मैसेज दे दें उन्हें, और देन आई विल स्टार्ट लेक्चर। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किए थे, ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए थे। इसके अलावा डिफरेंट डेफिनेशंस थी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन, हार्मोन्स क्या होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल ओवरव्यू देख लिया था हमने एंडोक्राइन सिस्टम का, एनाटॉमिकल पोजीशंस देख ली थी एंडोक्राइन ग्लैंड की। फिर हमने आपको शॉर्टली जो हार्मोन्स हैं उनकी केमिकल क्लासिफिकेशन और उनकी एनाटॉमिकल प्लेसमेंट एंड हाउ दे वर्क और उनके टारगेट ऑर्गन क्या हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, वो सब आपको बताया था। फिर हमने असेसमेंट स्टार्ट की, हिस्ट्री टेकिंग क्या है, असेसमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से ज़रूरी हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर पेशेंट को कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को मोर स्पेसिफिकली हमने पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट किया, उसके हार्मोन्स आपको सारे बताए, क्या क्या पैथोफिजियोलॉजीज हो सकती हैं हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन से। हाइपोथैलेमस के बाद हम पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आ गए, हमने हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में डिस्कस किया, आपको बताया रीजंस क्या हो सकते हैं। फिर प्राइमरी ट्यूमर और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपके साथ डिस्कस की थी। फिर एजिनोफिलिक ट्यूमर में पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होगा, बस यही हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो सेल्स हैं उनसे हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। बेजोफिलिक ट्यूमर, अगर बेजोफिलिक सेल्स जो हैं वो उनमें लाइक उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से जो ट्यूमर डेवलप होता है, बेजोफिलिक ट्यूमर गिव राइज टू कुशिंग सिंड्रोम विद फीचर्स लार्जरली attributable to hyperadrenalism, including masculinization and amenorrhea in females, truncal obesity, hypertension, osteoporosis, पोलीसाइथीमिया। ठीक है, बेजोफिलिक ट्यूमर होगा अगर, तो पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम होगा। इसके अलावा हाइपर एड्रिनलिज्म यानी एड्रिनल ग्लैंड की जो हाइपर एफिशिएंसी है या जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी वजह से पेशेंट जो इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि फीमेल्स हैं उनमें एमेनोरिया की कंप्लेन होगी, उनके अंदर मेल फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे, लाइक जो हेयर ग्रोथ हो जाती है एक्सेसिव, ज़ाहिर है वो एक फीमेल का फीचर तो नहीं है ना, तो मैस्कुलिनाइजेशन फीचर आना शुरू हो जाते हैं। ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंक स्पेशली जो है यानी वो बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक होंगी, एंड पोलीसाइथीमिया। उसके बाद आता है बेटे क्रोमोफोबिक ट्यूमर है, थर्ड वन जो मैंने आपको बताया था, जो एजिनोफिलिक और बेजोफिलिक सेल्स के लिए एफिनिटी नहीं रखते, उन ट्यूमर्स को हम क्रोमोफोबिक ट्यूमर्स कहते हैं। क्रोमोफोबिक ट्यूमर्स रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर्स। These tumors usually produce no hormones but destroy the rest of the pituitary gland causing hypopituitarism। ये जो ट्यूमर है यूजुअली खुद तो कोई ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते जो बॉडी के लिए हार्मफुल हों, लेकिन जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये ट्यूमर। जाहिर सी बात है अगर उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को अटैक कर दिया तो पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपोपिट्यूटरिज्म। पीपल विद दिस डिजीज are often obese and somnolent and exhibit fine, scanty hair, dry, soft skin, a pasty complexion and small bones। इस डिजीज़ के जो लोग होंगे बेटा उनमें ओबेसिटी ज़्यादा होगी। सोमनोलेंट का मतलब होता है कि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते किसी एक्टिविटी में, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, बड़े खामोश खामोश से रहते हैं। और हेयर जो है उनके बहुत ज़्यादा थिन होंगे, स्किन में चेंजेस आएंगी, स्किन सॉफ्ट होगी लेकिन ड्राई होगी।
और पेस्टी कम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि थोड़ा डल कम्प्लेक्शन, और साथ साथ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यानी स्किन के ऊपर थोड़े से ना स्केल्स से नहीं बन जाते हैं, जो वो होते हैं। ठीक है, और जो बोन्स होती हैं इनकी, जाहिर है जिस तरह पीछे भी हमने डिस्कस किया था, हम सबको पता है कि ग्रोथ के ऊपर बोन्स की, मसल्स की इनका इफेक्ट है, तो इसलिए जब वो काम नहीं करेगा तो जो बोन्स है वो स्मॉल रह जाती हैं। गुड मॉर्निंग सारा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। They also experience headaches, loss of libido and visual defect progressing to blindness। ये बातें अब मैं समझती हूँ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने ढेर सारे फंक्शन है, ऑलमोस्ट ओवरऑल बॉडी के ऊपर उसके फंक्शन है। तो ऑब्वियसली जब उनकी डेफिशिएंसी होगी हार्मोन्स की तो ये प्रॉब्लम होगा। हेडेक एक्सपीरियंस करते, लॉस ऑफ लिबिडो मींस जो सेक्सुअल रिलेशंस में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और विजुअल डिफेक्ट भी हो सकते हैं, इवन ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकता है। अदर साइन एंड सिम्टम इंक्लूड पोलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन आना, पोलीफेजिया यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना, लोअरिंग ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कम हुआ हुआ होता है उनका, और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कम होता है। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, ट्यूमर्स को जाहिर है अब हमने पिट्यूटरी ट्यूमर्स को असेस भी करना है। सो सबसे पहले तो हर चीज़ में याद रखिए बेटा, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री आपको बहुत सारी ऐसी बातें बता देती है। अगर आप अच्छी प्रॉपर हिस्ट्री अपने पेशेंट से लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं। सो केयरफुल हिस्ट्री है, उसके बाद बेटे फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम विजुअल एक्विटी विजुअल फील्ड चेंज करते हैं, चेक करते हैं, और सीटी स्कैन और एमआरआईज करवाए जाते हैं देखने के लिए कि पिट्यूटरी ट्यूमर मौजूद है, और उसका एक्सटेंट देखने के लिए कि कितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। बाकी ब्लड में हम पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल्स चेक कर लेते हैं, और साथ साथ जो बात बार बार आपको बता रहे हैं कि टारगेट ऑर्गन्स के भी हार्मोनल लेवल को चेक कर लिया जाता है। उससे हमें ये पता लग जाता है वेदर प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड में है या फिर उसके टारगेट ऑर्गन में है, टारगेट ग्लैंड में है। फिर इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? ऑब्वियसली सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर थ्रू आर ट्रांसस्फिनॉइडल अप्रोच इज द यूजुअल ट्रीटमेंट। Stereotactic radiation therapy, which requires use of a neurosurgery type stereotactic frame, may be used to deliver external beam radiation therapy precisely to the pituitary tumor with minimal effect on normal tissues. Other treatments include conventional radiation therapy and octreotide, a synthetic analog of growth hormone. Okay, मेडिकल मैनेजमेंट में एक तो ये ऑप्शन होता है कि ज़ाहिर है रिमूव करना है ट्यूमर को तो सर्जिकल रिमूवल होता है ट्यूमर का। दूसरा बेटे रेडिएशन थेरापी है, लेकिन रेडिएशन थेरापी करते हुए जो आपको पहले भी डिस्कस की थी चीज़ें कि ख्याल ये रखना पड़ता है कि आसपास के जो हमारे नॉर्मल टिश्यूज़ हैं सराउंडिंग में मौजूद हैं उनके ऊपर मिनिमल इफेक्ट आए इन तमाम रेडिएशंस का। और जो दूसरी चीज़ें हैं, जाहिर है हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो हम सिंथेटिकली जो बनाए जाते हैं ग्रोथ हार्मोन वो अपने पेशेंट को हम दे सकते हैं। उसका ये बेनिफिट होता है कि जो पेशेंट की बोन्स ख़राब हो रही हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, मसल्स वेस्टिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं और हम सिंथेटिकली उसकी हार्मोन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर हाइपोफिजेक्टमी जिसे कहते हैं, हाइपोफिजेक्टमी और रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड may be performed to treat primary pituitary gland tumors. It is the treatment of choice in patients with Cushing syndrome due to excessive production of ACTH by a tumor of the pituitary gland. Hypophysiectomy may also be performed on occasion as a palliative measure to relieve bone pain secondary to metastasis of malignant lesions of the breast and prostate. Even if surgery succeeds at removing the tumor, many of the features or symptoms of acromegaly will be unaffected. The absence of the pituitary gland alters the function of many body systems. Menstruation ceases and infertility occurs after total or near total ablation of the pituitary gland. एक तो हमने सर्जिकल रिमूवल, अब उसमें जाहिर है जो उसके साथ ट्यूमर मौजूद है उसे हमने रिमूव करना है, तो सिर्फ ट्यूमर तो रिमूव नहीं होगा ना बेटा। हाइपोफिजेक्टमी कहते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के रिमूवल को। अब जाहिर है अगर प्राइमरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्राइमरी जो रीजन है ट्यूमर का वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू परफॉर्म द रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जब हमारे पास पेशेंट ACTH की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम के हमारे पास पेशेंट्स होते हैं तो उनमें हमें हाइपोफिजेक्टमी करनी पड़ती है। इसके अलावा समटाइम पैलिएटिव मेजर्स के लिए भी हमें हाइपोफिजेक्टमी करनी पड़ती है जब
जो ट्यूमर है वो किसी और जगह मौजूद है और वो मेटास्टेसिस करके पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्वॉल्व कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में भी। और प्लस ये है कि रिमूवल सर्जरी की ज़रूरत होती है ट्यूमर को रिमूव करने के लिए बहुत सारे। लेकिन ये चीज़ याद रखें, आप ये नहीं कह सकते कि अगर रिमूवल हो गया है तो अब आपके जो पेशेंट के साइन सिम्टम है रिवर्स हो जाएंगे। देखिए जो उसके ऊपर इफेक्ट्स आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं। सो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो एक्रोमेगेली होती है उसके जो साइन सिम्टम्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो अनअफेक्टेड ही रहते हैं, ठीक है, वो वापस रिवर्स नहीं होते। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को जाहिर है अगर हम रिमूव कर देंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड की एब्सेंस में हमारी जो बॉडी है मल्टीपल फंक्शन सॉरी हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। तो इसीलिए उस तरह से बॉडी, जब पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा उसका रिमूवल हो जाएगा तो वो तमाम बॉडी ऑर्गन्स जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट कर रहा है या उनसे हार्मोन सिक्रीट करवा रहा है तो जाहिर है उनके भी फंक्शन जो है वो सीज कर जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दी है कि मेंस्ट्रुएशन सीज हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है अगर हम टोटल या फिर नियर टोटल रिमूवल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमने डायबिटीज इंसिपिडस भी आपको पढ़ाया था। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस जो है इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। ठीक है जी। जब पोस्टीरियर लोब से निकलने वाला, जब पोस्टीरियर लोब में कोई भी किसी भी किस्म का डिसऑर्डर होगा तो एडीएच जिसका काम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है या वेसोप्रेसिन है जिसका काम है वेसल्स को कंप्रेस करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, और जो एंटी डायूरेटिक है यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता थ्रू यूरिन। सो इसका काम बेसिकली बॉडी के अंदर वॉल्यूम मेंटेन रखना जो और प्लस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जाहिर है पेशेंट जो है वो उस तरह से अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं रख सकेगा। कॉजेज़ क्या होते हैं बेटा? कॉजेज़ जो हैं, पहली बात तो ये कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है किसी भी, जैसे हेड इंजरी हो गई है या ब्रेन ट्यूमर हुआ है या फिर हमने सर्जिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया है तो उसका सेकेंडरी इफेक्ट ये आ सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है या ब्रेन की टीबी हो सकती है या अदर ट्यूमर्स हैं जैसे कहीं और बॉडी में मौजूद है लेकिन वो मेटास्टेसिस होकर उन्होंने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस तक वो पहुंच गए हैं, जैसे लिम्फोमाज हो सकते हैं ब्रेस्ट के, लंग्स के, तो भी वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। इसके अलावा एक और जो कॉज है बेटा वो है रीनल, जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं वो उनका फेलियर है, failure of the renal tubules to respond to the ADH. This nephrogenic form may be related to hypokalemia, hypercalcemia and a variety of medications. अच्छा, एक और कॉज है, एक तो हमने ये पढ़ लिया, हमने ये समझ लिया कि बेसिकली एडीएच की प्रोडक्शन कम होने की वजह से, वेसोप्रेशन कम होने की वजह से जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं दैट इज़ पर्टिकुलरली कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। और इसमें क्या हो रहा है, पोस्टीरियर लोब का काम है एडीएच रिलीज़ करना, तो पोस्टीरियर लोब की वजह से उसमें यानी कोई भी प्रॉब्लम होगी डीएच को रेगुलेट करना तो ये इफेक्ट्स आएंगे। कॉजेज हमने पढ़ लिए, डायरेक्ट हेड इंजरी वगैरह हो सकती है या फिर सेकेंडरी किसी भी किस्म का हेड को ट्रॉमा है, ब्रेन ट्यूमर है या फिर सर्जिकली हमने रिमूव किया पिट्यूटरी ग्लैंड को तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी बेटा ये हो सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है, प्लस मेटास्टेसिस ऑफ द ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल्स जिनका काम ही यही है कि वो एडीएच को रिस्पॉन्ड करती हैं और जो वाटर है उसे अपने अंदर रोक के रखती है, मेंटेन करके रखती हैं ब्लड प्रेशर को। सो अगर रीनल ट्यूब्यूल्स ही एडीएच को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगी तो बॉडी में जितना भी एडीएच मौजूद हो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा समटाइम हाइपोकलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनका इफ़ेक्ट ये आता है रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर कि रीनल ट्यूब्यूल्स की सेंसिटिविटी और उनके रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टुवर्ड्स एडीएच। उस वजह से भी एडीएच को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। जब वो एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी तो बेशक हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में एडीएच मौजूद है लेकिन आपको उसके इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे।
डायबिटीज़ इंसिपिडस में देखें क्या हो रहा होता है, जो मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है इनसफिशिएंट एडीएच, इसीलिए किडनीज जो हैं बहुत ज़्यादा यूरिन बनाते हैं क्योंकि वो वाटर को अपने अंदर रिटेन नहीं कर पाते। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज सेंड करता है, सेंड्स अ हार्मोन एडीएच, किडनीज की तरफ एक एडीएच को भेजता है कि वो यूरिन की जो अमाउंट है उसे कंट्रोल में रखे। ठीक है जी। जबकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ में क्या होता है कि एडीएच आ भी जाए तो किडनीज जो है वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उस मैसेज को कन्वे नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगी डायबिटीज इंसिपिडस में? एन एनॉर्मस डेली अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूटेड वाटर लाइक यूरिन विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.001 to 1.005. Urine contain no abnormal substances such as उसमें ग्लूकोज या एल्ब्यूमिन नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा थर्स्ट हो रही है पेशेंट को, पेशेंट इतना ज़्यादा पानी पी रहा है, 2 to 20 लीटर्स ऑफ फ्लूइड डेली वो पी सकता है। और जाहिर है इतना ज़्यादा डाइल्यूटेड होने के बाद आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, उसके अंदर कोई सब्सटेंसेस बाकी नहीं रहते। बाकी डिजीज़ जो है इसको आप इस चीज़ से कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कहें कि पेशेंट पानी ज़्यादा पी रहा है तो इसलिए हम उसका पानी पीना कम कर देंगे तो उसे यूरिन कम आएगा। बेसिकली एडीएच की प्रॉब्लम है, किडनी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। सो डिजीज़ कैन नॉट बी कंट्रोल बाय लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक बिकॉज द हाई वॉल्यूम लॉस ऑफ यूरिन कंटिन्यूज इवन विदाउट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। Attempts to restrict the fluids cause the patient to experience an insatiable craving for fluid and to develop hypernatremia and severe dehydration। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप अपने पेशेंट का फ्लूइड रोक देंगे तो वो उसका तो यूरिन तो उसी तरह से एक्सक्रीट आउट होगा ना, आप फ्लूइड रिप्लेस करें या ना करें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर पेशेंट के पास उसकी सोडियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और डिहाइड्रेशन हो जाएगी। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस क्या है, किस तरह से हम डायग्नोज करेंगे? द फ्लूइड डेप्रिविएशन टेस्ट इज कैरिड आउट बाय withholding fluids for 8 to 12 hours or until 3 to 5% of the body weight is lost. Plasma and urine osmolality studies are performed at the beginning and the end of the test. फ्लूइड डेप्रिविएशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है डायबिटीज इंसिपिडस को आइडेंटिफाई करने के लिए। पेशेंट का तकरीबन 8 से 12 घंटे के लिए फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। देखिए नॉर्मल बॉडी में तो यही होता है ना, अगर हम डिहाइड्रेटेड हो या हम सारा दिन पानी ना पिए तो हमारा यूरिन आउटपुट भी नहीं होता, लेकिन इन पेशेंट्स में फिर भी आपको यूरिन आउटपुट मिलेगा। और प्लाज्मा और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी को हम चेक करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि प्रॉब्लम के साथ पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। द इनएबिलिटी टू इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अनदर थिंग इज़ के जो यूरिन है, पेशेंट डिहाइड्रेशन के बावजूद यूरिन के अंदर स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है उसकी और जो ऑस्मोलैलिटी है वो नहीं बढ़ पाती, वो नहीं इंक्रीज हो पाती। Concurrent measurements of plasma level of ADH and plasma and urine osmolality। फोकस यही है हमारा कि कॉन्करेंट यानी इंटरमिटेंटली जो है प्लाज्मा के अंदर एडीएच का लेवल चेक किया जाता है, पता लगे ब्लड में एडीएच कितना है कितना नहीं है, और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी और ब्लड की ऑस्मोलैलिटी को चेक किया जाता है। उसके बाद बेटा अ ट्रायल ऑफ डेस्मोप्रेसिन विच इज़ बेसिकली सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियली मेड वेजोप्रेसिन है। इसकी भी हम थेरेपी देखते हैं, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देते हैं ये देखने के लिए कि वेदर हमने वेजोप्रेसिन दिया और अगर बॉडी में वेजोप्रेसिन के इफेक्ट हमें नज़र आए तो इट मीन्स कि बॉडी में वेजोप्रेसिन कम है, हमें समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएंगे तो इट मीन्स कि टारगेट ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। when the diagnosis is confirmed and the cause is not obvious, एक मिनट। When the diagnosis is confirmed and the cause is not obvious, such as head injury, the patient is carefully assessed for tumor that may be causing the disorder। अगर हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस हमने ये फ्लूइड से रिलेटेड जो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की
अच्छा, सारा मॉरिस को सारा, मैं आपको ये बता रही हूँ बेटा कि नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में अगर हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, हम अगर पानी नहीं पीते, ये तो बड़ी हमारी जनरल पर्सनल सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम पानी नहीं पीते काफ़ी 8 से 12 घंटे के लिए हम डिहाइड्रेटेड रहें तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन कम है। बॉडी नॉर्मली मैकेनिज्म ये होता है कि हमारा जो किडनीज है वो वाटर को रिटेन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पानी नहीं पी रहे। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में ये होता है कि अगर हमने पेशेंट को डिहाइड्रेटेड रखा है उसके बावजूद अगर ग्रेविटी जो है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो आपको बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो ऑस्मोलैलिटी है यानी कॉन्सेंट्रेशन है यूरिन की हो, ब्लड की हो, वो कंसंट्रेशन भी आपको ज़्यादा नहीं मिलती। उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस है। अब समझ आ गया सारा? अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि जब अगर हमने डायग्नोसिस कंफर्म कर पा रहे हैं और स्पेशली हमें कोई कॉज भी सॉरी, जब डायबिटीज इंसिपिडस तो हमने कंफर्म कर लिया लेकिन हमें कॉज समझ नहीं आ रही, यानी बज़ाहिर हमें कोई हेड इंजरी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर हमें वेट करना होता है और बल्कि केयरफुली असेस करना होता है अपने पेशेंट को, स्पेशली फॉर द ट्यूमर्स, क्योंकि फिर जो मेन एक बेसिक रीज़न होता है इसका वो ट्यूमर होते हैं, ठीक है जी। अब मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देख लेते हैं। ज़ाहिर है थेरेपी का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे पास एडीएच कम है बॉडी में, तो सबसे पहले हम एडीएच को रिप्लेस करें, इंश्योर करें कि बॉडी में जो है एडिक्वेट फ्लूइड की रिप्लेसमेंट होती रहे। अगर इतना ज़्यादा पानी बॉडी से निकल रहा है तो उसके साथ साथ जो पानी है वो बॉडी में मेंटेन भी रहे, एक जो लेवल है वाटर का, टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द अंडरलाइंग इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी। इसके अलावा ये चीज़ आइडेंटिफाई करना हमारा गोल है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। हम ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो पेशेंट है, जाहिर है उसको उसकी ब्रेन के अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई पैथोफिजियोलॉजी है तो उसे हम आइडेंटिफाई कर ले। ये हमारे गोल हैं बेसिकली हमारे पेशेंट के साथ, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जो हमारे गोल हैं वही हमारी ट्रीटमेंट है कि हमने सिंथेटिकली जो हमारे पास एडीएच मौजूद है उसे हमने रिप्लेस कर देना है, और आईवी फ्लूइड्स जो हैं उन्हें जाहिर है फ्लूइड हम फिर आईवी के थ्रू फ्लूइड रिप्लेस कर देते हैं पेशेंट की, और उसको केयरफुली असेस करते रहते हैं कि किसी किस्म की क्रेनियल पैथोलॉजी तो नहीं है उसे, ठीक है जी। चलें, हमने हाइपोपिट्यूटरिज्म पढ़ा दिया आपको, ट्यूमर्स पढ़ा दिए पिट्यूटरी ग्लैंड के, फिर हमने आपको डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा दी। अब नेक्स्ट डिजीज है हमारी सियाद, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशंस। The syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion includes excessive growth hormone secretion from the pituitary gland even in the face of subnormal serum osmolality. Patient with this disorder cannot excrete a diluted urine. They retain fluids and develop a sodium deficiency known as dilutional hyponatremia. अच्छा, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें, दिस इज़ अ सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कि मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन्स को वो इन्वॉल्व कर रहा होगा। अच्छा, किडनी से अभी जो हम पीछे डेफिशिएंसी पढ़ रहे थे यहाँ पर इसकी एक्सेसिव रिलीज हो जाएगा। किडनी से एडीएच बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, अभी बताया है एडीएच का काम क्या है। एडीएच जब बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तो वो वाटर को अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बॉडी में सेव करके रखना शुरू कर देगा, तो फिर पेशेंट का जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड यूरिन नहीं होगा। और जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड आपकी बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाएगा तो जो ब्लड है, आप सबको पता है अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा तो ब्लड भी उसकी ऑस्मोलैलिटी कहना चाहिए वो डिक्रीज हो जाती है, और पेशेंट को जो है डाइल्यूशनल हाइपोनाट्रीमिया हो जाएगा, जो उसकी सोडियम की कंसनट्रेशन है वो ड्रॉप हो जाएगी। और वो बेटा कंपैरेटिव हाइपोनेट्रीमिया होता है या डाइल्यूशनल हाइपो, दैट इज नॉट अ ट्रू हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि पेशेंट को कहीं से सोडियम लॉस नहीं हो रहा जो उसको सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, नहीं, बल्कि रीज़न ये हुआ है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, वाटर के सॉरी ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी देर पहले तक जो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड के लिए सोडियम इनफ था, काफ़ी था, अब वो
ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड होने की वजह से वो सोडियम कम हो गया है। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ, अगर मैंने हाफ गिलास लिया है, उसके अंदर मैंने 2 स्पून शुगर डाली है, तो ठीक है, मैंने उसको टेस्ट करके देखा, वो बिल्कुल ठीक है स्वीटनेस उसकी। अब अगर मैंने उस हाफ गिलास के अंदर फर्दर हाफ गिलास वाटर डाल दिया, लेकिन शुगर मैंने फर्दर ऐड नहीं की, तो क्या वो फीका नहीं होगा? उसकी जो टेस्ट है वो अब उस तरह से उतना स्वीट नहीं रहेगा जितना पहले था। लेकिन मैंने तो उसमें से शुगर नहीं निकाली, मैंने बल्कि फर्दर पानी ऐड कर दिया उसमें। इस वजह से हम उसे ऐसी चीज़ों को हम डाइल्यूशनल कवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिचुएशन में भी पेशेंट का एडीएच बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है किडनी से, जो कि वाटर को रिटेन कर रहा है बॉडी में। जब वाटर की रिटेंशन होती है तो उसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होना शुरू हो जाता है। कॉजेज़ क्या है सियाद के बेटा? बेसिकली अक्सर औकात जो सियाद है वो नॉन एंडोक्राइन ओरिजिन का होता है, ठीक है जी। फॉर इंस्टांस द सिंड्रोम मे अकर इन पेशेंट विद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इन विच मेलिग्नेंट लंग सेल सिंथेसाइज एंड रिलीज एडीएच। मोस्टली केसेस में ये होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नॉट द प्रॉब्लम, और ना ही एड्रिनल ग्लैंड प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है बेसिकली लंग ट्यूमर। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो होता है, यानी उसमें जो ट्यूमर सेल्स होते हैं लंग्स में, जो मेलिग्नेंट लंग सेल्स होते हैं, वो एडीएच बनाना, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है दैट दे कैन सिंथेसाइज एडीएच। वो एडीएच को बनाना भी शुरू कर देते हैं और रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो एक नॉर्मल अमाउंट में ही एडीएच को रेगुलेट कर रहा है ना, एक नॉर्मल अमाउंट में एडीएच को रिलीज कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी में एक और ऑर्गन ऐसा आ चुका है, कुछ और सेल्स ऐसे आ चुके हैं जो कि एडीएच को बना भी रहे हैं और रिलीज भी कर रहे हैं। सो इसलिए एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा था, प्लस मेलिग्नेंट सेल्स ने बनाना शुरू कर दिया, सो एडीएच की अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ गई। सो स्याद, इस टाइप का जो स्याद है दैट इज नॉन एंडोक्राइन ओरिजिन, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, बल्कि कार्सिनोजेनिक जो सेल्स हैं वो बेसिकली एडीएच की अमाउंट को ब्लड में रिलीज कर रहे हैं। अच्छा सारा बेटा, हाइपर एंड हाइपो का लफ्ज आपको पता है। हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड अमाउंट देन नॉर्मल लेवल, एंड हाइपो मीन्स डिक्रीज्ड अमाउंट देन नॉर्मल लेवल। नेट्रीमिया इज स्टैंड्स फॉर सोडियम। हाइपोनेट्रीमिया होगा लोअर लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड, एंड हाइपरनेट्रीमिया होगा इंक्रीज्ड सोडियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है जी। Syad has also occurred with severe pneumonia, pneumothorax, and other diseases of the lungs, in addition to malignant tumors that affect other organs. Disorder of the disorders of the central nervous system, such as head injury, brain surgery, or tumor and infections, are thought to produce Syad by direct stimulation of the पिट्यूटरी ग्लैंड। देखें, एक तो सेकेंडरी ओरिजिन आपको बता दिया कि लंग्स की डिजीजेज, एक तो कार्सिनो सॉरी लंग कैंसर हो गया, प्लस लंग्स की डिफरेंट डिजीजेज या इन्फेक्शंस होंगी तो वो भी सियाद कॉज करती हैं। और थर्ड जो है डायरेक्ट आपका अगर नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम है, इंजरी हो गई है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, तो वो भी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और फिर जो किडनीज है उससे एडीएच ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। Medications such as phenothiazine, tricyclic antidepressant, thiazide, diuretics, and other, and nicotine have been implicated in CR. They either directly stimulate the pituitary gland or increase the sensitivity of renal tubules to circulating ADH. इसके अलावा ये कुछ medications है, diuretics हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स है, निकोटीन वगैरह, इनका भी बेटा इफेक्ट है सियाद के ऊपर। किस तरह से कि या तो ये दो तरह से करती हैं, या तो ये डायरेक्टली आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर जाकर एक्ट करती हैं, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ज़ाहिर है एडीएच ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देता है। जब एडीएच ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ज़ाहिर है किडनीज वाटर को रिटेन करना शुरू कर देंगे। या दूसरी चीज़ होती है सेंसिटिविटी की, कि एडीएच तो उसी तरह से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन जो हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, जो हमारी किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, उन वो एडीएच के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अमाउंट तो एडीएच की नॉर्मल ही होती है, लेकिन रीनल ट्यूब्यूल्स की सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करना शुरू कर देता है। सो ये कॉजेज़ आपको नज़र आ रहे हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उन्हीं को मैंने यहाँ पिक्चर में शॉर्टली डिस्क्राइब किया हुआ है कि डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं,
हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकती है, ड्रग्स जो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, लंग्स के बारे में आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ मैं, डिफरेंट इन्फेक्शन और कार्सिनोमा हो सकता है लंग्स का। और इसके अलावा जो किडनी है इटसेल्फ उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे रीनल ट्यूब्यूल्स में कोई इशू हो जाए, तो ये सारी चीज़ें एडीएच की अमाउंट को, एडीएच के लेवल को इन द बॉडी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, और जो किडनीज हैं वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में रिटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट जाहिर सी बात है, सबसे पहला तो यही है बेटा कि जो भी कॉज है इस डिज़ीज़ का, जितना पॉसिबल हो सके हमारे लिए सबसे पहले हम उस कॉज को एलिमिनेट करें। उसके बाद अगर हमारे लिए पॉसिबल है, एंड रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इनटेक आर टिपिकल इंटरवेंशन फॉर मैनेजिंग दिस सिंड्रोम। जाहिर है पेशेंट हमारा जो है वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिटेन करना शुरू कर दिया है उसने, तो हम उसे बड़ा रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में फ्लूइड देना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं देंगे उसे, बिकॉज रिटेन्ड वाटर, वो जो बॉडी के अंदर रिटेन्ड वाटर है वो एक्सक्रीट होता है स्लोली थ्रू द किडनीज, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट एंड द सीरम सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज टूवर्ड्स द नॉर्मल. Diuretics may be used along with fluid restriction if severe hyponatremia is present. Although जो वाटर है बहुत ज़्यादा बॉडी में रिटेन तो हो चुका है, लेकिन वो किडनीज के थ्रू ही निकलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, स्लोली निकलेगा। और एक चीज़ पे हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे जैसे फ्लूइड बॉडी से निकलता जाएगा, हमारी बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगी, तो हमें उसके ऊपर भी एक बड़ी अपनी विजिलेंट आई रखनी है। प्लस डायूरेटिक्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा, ताकि बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के साथ साथ डायूरेटिक्स भी दिए जाते हैं, ताकि पेशेंट जो अगर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में है तो उस सिचुएशन में हमें उन्हें डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं, क्योंकि फिर हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। नर्सिंग केयर में क्लोज मॉनिटरिंग है बेटा, फ्लूइड इनटेक और आउटपुट की बहुत क्लोजली हमें मॉनिटर करना होगा। पेशेंट का वेट मॉनिटर करना होगा, यूरिन और ब्लड की तमाम केमिस्ट्रीज को बड़ी फ्रीक्वेंटली चेक करना होगा, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करना होगा कि पेशेंट को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, लाइक वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, या कोई भी इस किस्म की सिचुएशंस जो पेशेंट को दे कैन पुट एट द रिस्क ऑफ सियाद. So supportive measures and explanation of procedure and treatment are necessary and assist the patient to deal with this disorder. सो दिस इज़ द रेफरेंस। यहाँ तक पिट्यूटरी ग्लैंड का अभी हमने पढ़ा। कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और 5 मिनट्स का मैं ब्रेक दे रही हूँ बीच में। मीनवाइल मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करती हूँ और हम नेक्स्ट डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ लीजिए। जी सारा पूछिए, सारा मॉरिस, क्या चीज़ नहीं समझ आई बेटा? सारा मॉरिस पूछिए, क्या नहीं समझ आ रहा?
ओके सारा, आपके क्वेश्चन का जवाब देखें। हमारी बॉडी में, एक सेकंड में आपको डिटेल में समझाती हूँ। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 135 to 145 I think is the range of sodium. ओके सारा, हमारी जो, बिकॉज ना वाटर को अकम्पनी करता है। ओके सारा, मैं आपके क्वेश्चन क्लियर करती हूँ। हमारी बॉडी में वाटर की नॉर्मल जो ब्लड में वाटर सॉरी सोडियम की कंसंट्रेशन है दैट इज़ 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते हैं, मैं बताती हूँ आपको। एक गिलास वाटर मैंने आपको बताया, मैंने आधा गिलास पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 50 ml वाटर है गिलास के अंदर। 50 ml वाटर के अंदर अगर मैं नमक की ही एग्जांपल ले लेती हूँ आपको, 2 ग्राम सोडियम या 2 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। 50 ml वाटर में 2 ग्राम मैंने सॉल्ट डाला, उसको मैंने मिक्स कर दिया, एक कंसंट्रेशन बन गई। आपको ओस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि किसी भी फ्लूइड का या सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड होने का क्या मतलब होता है? ये चीज़ें क्लियर है आपको? अच्छा, उसके अंदर अगर मैं वो मेरी बॉडी का एक नॉर्मल बिल्कुल सिनेरियो है कि जी इतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है बॉडी में जो मूव कर रहा है हमारा, उसके अंदर 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो सोडियम मौजूद है। अब अगर बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू कर देगी तो वो वाटर कहाँ जाएगा? आपको ये बातें समझाई हैं मैंने कई मरतबा कि हमारी ब्लड वेसल्स अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि वाटर उस मेम्ब्रेन से गुजर के ब्लड वेसल्स के अंदर भी जा सकता है और वहाँ से बाहर भी आ सकता है। तो जैसे जैसे जो वाटर था वो गुजर के ब्लड वेसल्स के अंदर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉडी में इतना सारा वाटर जो रिटेन हो गया तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाना शुरू कर देता है, तो सोडियम की अमाउंट तो उतनी ही रही ना। पेशेंट जो है वो पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है, लेकिन सोडियम ऐड कर करके पानी तो नहीं पी रहा ना, नमक डाल डाल के पानी तो नहीं पी रहा, वो सिंपल वाटर पी रहा है। तो वो जो वाटर है ब्लड वेसल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो उसका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो जो सॉल्ट था वो तो उतना का उतना ही है, सोडियम तो उतना का उतना ही मौजूद है। अब जब आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की भेजेंगे तो आपको जो सोडियम लेवल है वो 135 to 145 नहीं नज़र आएगा, बल्कि उससे कम नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका जो ब्लड है वो उसकी कंसंट्रेशन डाउन हो गई है, उसकी ऑस्मोलैलिटी डाउन हो गई है, डिक्रीज हो गई है। जिस तरह से ग्लास ऑफ वाटर की एग्जांपल दी, आधा ग्लास पानी में आपने सॉल्ट डाल दिया, उसको आप टेस्ट करें, उसके बाद उसके अंदर जग फॉर एग्जांपल ले लें, उसके अंदर आधा गिलास पानी डालें, सॉल्ट डालें, उसे टेस्ट करें, उसके बाद उसके अंदर फर्दर 2 गिलास पानी और डाल दें, लेकिन नमक मजीद ऐड ना करें। अब 2.5 गिलास पानी हो गया है, तो क्या आपको लगता है उतना जो वाटर के अंदर सॉल्ट मौजूद था वही टेस्ट अब आपको आएगा? अब आपको वाटर के अंदर सॉल्ट का टेस्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने आधा गिलास पानी के लिहाज से उसके अंदर सॉल्ट डाला था, अब आपने मजीद 2 गिलास डाल दिया, तो अब आपको जो आपका वाटर है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में होता है, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन होना शुरू हो जाता है तो उसे हम डाइल्यूशनल का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? डाइल्यूशनल का वर्ड इसीलिए, वरना मैं सिर्फ कह देती हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया तब कहती बेटा मैं, जब पेशेंट की बॉडी से सोडियम निकल के एक्सक्रीट आउट हो रहा होता किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन अभी एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, वाटर सॉरी ब्लड में सोडियम उतना का उतना ही है, लेकिन वाटर ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैंने हाइपोनेट्रीमिया के बजाय डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया का वर्ड यूज़ किया है। ओके गुड, अगर आ गया है तो यू आर पढ़ने हैं बेटा, वो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? वी विल हैव अ लुक एट द एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड, उससे सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम देखेंगे। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग कि अगर थायराइड ग्लैंड में किसी भी किस्म का डिसऑर्डर है हमें कैसे पता लगेगा। फिर नर्सिस का क्या रोल है इन तमाम असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करवाते हुए। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होगा, उसके कॉजेज, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट।
इसी तरह से हाइपरथायराइडिज्म, उसके कॉजेज, साइन सिम्टम, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, फार्माकोलॉजिकल थेरापी और रिकरेंट हाइपरथायराइडिज्म होने के क्या रीजंस हैं और हाइपरथायराइडिज्म की मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद बेटे थायराइडाइटिस आ जाएगा, वो उसको डिफाइन करेंगे वो क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। देन वी विल डिफाइन व्हाट इज ग्वाइटर, उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं। देन व्हाट इज एंडेमिक ग्वाइटर, उसके कॉजेज क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। देन वी विल इनलिस्ट द साइन सिम्टम एंड विल डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ एंडेमिक ग्वाइटर। देन वी विल डिस्कस नोड्यूलर ग्वाइटर, यानी ग्वाइटर की डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर थायराइड ट्यूमर क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसको किस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं। और पेशेंट को अगर थायराइडेक्टमी के लिए जाना है तो नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। देन वी विल मॉनिटर एंड मैनेज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थायराइडेक्टमी। ओके, थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं अपने थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो है इट इज बेसिकली अ बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द लोअर नेक एंड इंटीरियर टू द ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया से आगे मौजूद होता है। It consists of two lateral lobes which are connected by an isthmus. Gland जो है this is about 5 centimeter long and 3 centimeter wide and it weighs about 30 gram. The blood flow to the thyroid gland is very high. ये आपने याद रखना है, क्यों? क्योंकि आपको पता है, बार बार समझा रही हूँ, थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी या थायराइड हार्मोन का डायरेक्टली इफेक्ट है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। ओके, तकरीबन 5 ml पर मिनट पर ग्राम ऑफ थायराइड टिश्यूज, इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो है। अबाउट 5 टाइम द ब्लड फ्लो टू द लिवर, जितना हमारा लिवर को जा रहा है उससे 5 गुना ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड को जाता है। वही रीजन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वही यहाँ लिखा हुआ है कि दिस रिफ्लेक्ट द हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है बेटा? T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन। T4 जिसे थायरॉक्सिन भी कहते हैं, T3 जिसे ट्राई आइडोथायरोनिन भी कहते हैं एंड थर्ड वन इज कैल्सिटोनिन। Thyroxine and triiodothyronine are referred to collectively as thyroid hormone। और T3 और T4 को कंबाइन मिला के अगर हम कहें तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं थायराइड हार्मोन का। ये थायराइड हार्मोन की थायराइड ग्लैंड की आपके सामने एनाटॉमी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके दोनों लोब्स हैं, दरमियान में इस्तमस का पोर्शन होता है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। Thyroid hormone, the two separate hormones T3 and T4 that are produced by the thyroid gland that make up thyroid hormone, ये basically amino acid हैं, ठीक है जी, and have the unique property of containing iodine molecule bound to the amino acid structure। Basically T3 T4 amino acid से बने हुए हैं और इनके साथ आयोडीन के molecules attach होते हैं। These hormones are synthesized and stored in the cells of the thyroid gland until needed for release into the bloodstream। होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो खुद थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और अपने ही अंदर स्टोर करके रखते हैं और जब ज़रूरत होती है उसे ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। आयोडीन का रोल क्या है? बेसिकली ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है, अमाइनो एसिड से बने हैं और उसके साथ आयोडीन अटैच होता है। अब आयोडीन का यहाँ पे रोल क्या है? आयोडीन जो है बेसिकली बेटा ये बहुत ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए कि वो अपने हार्मोन्स बनाए। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो सेल्स हैं वो जो थायराइड हार्मोन बना रहे हैं वो नहीं बना सकेंगे। In fact, the major use of iodine in the body is by the thyroid and the major derangement in iodine deficiency is alteration of thyroid function। मतलब ठीक है, रोल हमें पता है आयोडीन हमारी बोन्स और टीथ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका रोल है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो आयोडीन का है हमारी बॉडी में, अगर हम कहें कि आयोडीन हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने रखा है तो उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ही थायराइड ग्लैंड के साथ है, यानी वो थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में आयोडीन की तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट ही हमारे थायराइड के फंक्शन के ऊपर आता है। आयोडाइड इज इंजेस्टेड इन द डाइट एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जाहिर है हम फूड के थ्रू ही आयोडीन को लेते हैं ना बेटा, तो वो आयोडाइड फॉर्म में हम लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं डाइट से और एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, वहाँ से ब्लड में चला जाता है। The thyroid gland is extremely efficient in taking up iodine from the blood and concentrating it within the cells where iodide ions are converted into iodine molecules which react with tyrosine which is an amino acid to form the thyroid hormone। सिंपल, हमने जो खाना खाया हम फूड में आयोडाइड की फॉर्म में आयोडीन को इंजेस्ट करते हैं, वहाँ से हमारी डाइट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वहाँ से ब्लड में चला जाता है, फिर हमारे थायराइड ग्लैंड में अल्लाह ताला ने ये एफिशिएंसी
एफिशिएंसी रखी है कि फ़ौरन से जैसे ही ब्लड उसके पास पहुंचता है वो सारा का सारा आयोडीन, ऑलमोस्ट सारा का सारा आयोडीन जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर अमाइनो एसिड के साथ मिलकर ये दोनों यहाँ पे जैसे ही थायराइड ग्लैंड उसे आयोडाइड को एब्जॉर्ब करता है तो फ़ौरन से आयोडाइड जो है आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है केमिकली, और फिर अमाइनो एसिड के साथ मिलकर ये थायराइड हार्मोन्स बना देते हैं। सो थायराइड ग्लैंड में या हमारी बॉडी में कहना चाहिए कि आयोडीन का क्या रोल है वो हमें समझ आ गया। चले इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में थायराइड हार्मोन के जो रेगुलेशन है, किस तरह से बॉडी में T3 T4 रेगुलेट हो रहा होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तमाम स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है। कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो मुझसे पूछ लीजिए। और मेरे पास कम स्टूडेंट शो हो रहे हैं, जस्ट 25 स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हुई है और स्टूडेंट ज़्यादा शो हो रहे हैं, 26 की हो गई है। अच्छा, रुकैया नूर 27 हो गए। रुकैया कहाँ है? रुकैया 27, निमरा जावेद 28 हो गए। अभी भी एक स्टूडेंट कम शो हो रहा है मेरे पास। चलो मैं नाम बता देती हूँ, जल्दी से सुन लो। किसी का मिस हो गया तो अटेंडेंस मार्क करवा लो बेटा। अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद, हाफसा फरवा, जेनेट, मदीहा फातिमा, महनूर एबसेंट है, मारिया अब्दुल्ला एबसेंट शो हो रही है मेरे पास। और इसके अलावा बेटे यासिर, ताहिर, नरजिस फातिमा, रमीन फातिमा, रसब, रिदा अहमद, सबा परवेज़, शबाना असगर, शहबाज, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शबीर और फ़िज़ा मुनीर, रक्सा तमसील। मुनीबा यूनस की तो शायद पहले ही हो चुकी है। मुनीबा, हाँ हो चुकी है मुनीबा। किसी की अटेंडेंस मिस हुई है तो मार्क करवा लें। महम अफजल आपकी भी हुई हुई है, ज़ैनब रिजवान की भी हो चुकी है ऑलरेडी, साफिया की भी हुई हुई है। ठीक है, आई थिंक हो गए हैं। निमरात जावेद की तो आई थिंक ऑलरेडी, निमरात सुहेल और जावेद हो गया। चलिए ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।